गुड इवनिंग। सो हायर परचेज, तो कल हायर परचेज में हमने डिस्कस कर चुके थे कैश प्राइस मेथड और सेल्स मेथड। इन केस ऑफ कैश प्राइस मेथड और सेल्स मेथड, asset is recorded at cash price and asset is recorded in the books of hire purchase. Depreciation is charged by hire purchaser and in the books of hire vendor it would be sales because of substance over form, basic concepts of accounting. Then we had also discussed in last class कि cash price is generally more than hire purchase price and hire purchase price include cash price plus interest on outstanding. And hire purchase price equal to cash price plus interest, or you can say down payment plus installment. Interest नहीं, installments. तो फिर हमने अकाउंटिंग कर लिया था। अकाउंटिंग बहुत इजी था as discussed in previous class. फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डिस्कस किया था। सर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और इंटरेस्ट मेथड में डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट सस्पेंस में टोटल इंटरेस्ट वुड बी क्रेडिटेड एंड डेबिटेड एट द साइनिंग ऑफ और ऑन द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो मैंने एक होमवर्क दिया था तुम लोग कल करने के लिए। होपफुली तुम लोग ने कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा, होपफुली तुम लोग ने कर लिया होगा। ठीक, कर लिया ना? कुछ डाउट्स नहीं है ना उसमें? जो क्वेश्चन दिया गया था कोई डाउट्स नहीं है ना उसमें? ठीक, फैन बंद कर दो। तो फिर कुछ क्वेश्चंस लिखो। फिर मैंने होमवर्क भी दिया था तुम लोगों को, नहीं कुछ करने के लिए। लेट्स सी, फिर कुछ क्वेश्चंस लिखो, बेसिक क्वेश्चन टू कंप्यूट कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस, इंटरेस्ट एटसेट्रा। देखो कैश प्राइस इज 4,50,000, डाउन पेमेंट 90,000, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू। देखो तो ये क्वेश्चन तुम्हारा है क्या उसमें नोट्स में? 1,70,000 है। कितना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ठीक, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट रेट 10%, कैलकुलेट इंटरेस्ट, सीपी इज कैश प्राइस। करो जल्दी, कैलकुलेट कैश प्राइस, कैलकुलेट इंटरेस्ट, कैश प्राइस तो दिया हुआ, जल्दी से 2 मिनट्स, 2 मिनट्स हो गए। पता नहीं मेरे को, निकाल क्वेश्चन लिख के देखो, निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन तो नोटबुक में करना पड़ेगा ना। एग्जाम में क्या बोलोगे? कैलकुलेटर में है अपने पास तो है, जो अपना कंप्लीट करो। अगर कॉलमर फॉर्म में मैं करता तो अपने बोल सकते थे ईयर 0, 1, 2,
3। सर आउटस्टैंडिंग क्या था ईयर 0 में, क्योंकि अब FM कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ईयर 0 मतलब बिगिनिंग, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। तो साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट में था 4,50,000 प्रिंसिपल इंटरेस्ट। सर प्रिंसिपल भी पेमेंट हो गया 90,000। इंटरेस्ट कितना? सर 0, डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं। ईयर 1 में आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? सर 4,50,000 माइनस 90,000 was outstanding at the beginning of ईयर 1 मतलब ईयर 0। सो ईयर 1 में आउटस्टैंडिंग क्या होगा हम निकालेंगे। सर इंटरेस्ट कितना आएगा? 3,60,000 का 10% 36,000। सर इंस्टॉलमेंट क्या है? यहां 0 था, इंस्टॉलमेंट कितना है फर्स्ट में? 1,70,000। तो 1,70,000 से 36 गया, 1,34,000 प्रिंसिपल, 36,000 इंटरेस्ट एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग बचेगा 3,60,000 माइनस 1,34,000 दैट इज 2,26,000। ईयर 1 में भी वही बचा। जैसे करना नहीं, इंटरेस्ट आना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया। कॉलम में कहता था कि तुम्हें समझ में आया इसलिए। सर सेकंड इंस्टॉलमेंट मैंने कहा 1,50,000। अब 1,50,000 में इंटरेस्ट कितना सर इसके ऊपर? 10%, दैट मीन्स 22,600। तो 150 से 22,600 गया तो प्रिंसिपल कितना बचा? 127,400। तो अब ईयर 1 में सर ये था, एंड में हमने दे दिया 127,400, तो बच गया कितना? माइनस 226,000, 98,600। मैं यहां भी आउटस्टैंडिंग 98,600। लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने कितना कहा सर? 108,460। तो इंटरेस्ट किस पे आएगा? 98,600 पे, दैट इज 9,860। और ये फिगर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 98,600। उतना ही होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए ना। अरे ये प्रिंसिपल जो आउटस्टैंडिंग था ये पेमेंट कर दिया ना यहां पर, तो बचेगा कितना? नील। तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा नील? तो टोटल इंटरेस्ट कितना? 68,460। एचपी प्राइस होता तो क्या होता? एचपी प्राइस सर 4,50,000 प्लस 68,460 हायर परचेज, जो नहीं दिया हुआ। सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 68,460? ऑलमोस्ट सभी को मिला, सभी। गुड, ठीक। कोई डाउट है किसी को? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। डाउन पेमेंट 3,000। First, second and third installments are as follows: 4,000, 3,000, 5,000 at the end of each period, at the end of each year. Interest at the rate of 12%. Compute cash price question mark and compute interest question mark. निकालो जल्दी से जल्दी, 2 minutes.
तो यहां पर क्या ना, कैश प्राइस नहीं दिया हुआ, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब तो मतलब बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये ऐसा है कि सर थर्ड इंस्टॉलमेंट वाज और इज 5,000। 5,000 में क्या इंक्लूड होगा? एक साल का इंटरेस्ट। अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसे यहां पर हमने किया, अगर ये लास्ट इंस्टॉलमेंट था तो इसमें क्या बचा? एक साल का इंटरेस्ट बचा ना। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि ये हटा के मैं अगर बोलता ये 5,000 है, तो तुम क्या बोलते? सर दिस 5,000 इज एक्चुअली इक्वल टू 110%। बैक कैलकुलेशन। सो हम बोल सकते हैं कि थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कितना? सर इंटरेस्ट है 5,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। अच्छा 12% था। ओके, मैं चेक कर रहा था तुम लोग। सो 112 इंटू 12 कितना? 536 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना? 4464। दैट मीन्स 4464 आउटस्टैंडिंग कब था? बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर उस पर इंटरेस्ट था 10%, 12%, 536, और देना कितना पड़ा? 5,000 एट द एंड ऑफ द पीरियड। दैट मीन्स सर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है एक्चुअली? 3,000। बट जब हम 3,000 देने गए, उसमें इंटरेस्ट कितना? सर उसमें इंटरेस्ट है इसके ऊपर भी एंड इसके ऊपर भी, मतलब इन दोनों में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो अपना क्या हो जाएगा सर इंटरेस्ट? 4464 प्लस 3,000 डिवाइडेड बाय 112% इंटू 12 कितना? 800। तो सर ये भी आउटस्टैंडिंग था और इसमें भी वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है जो हमने पेमेंट किया। तो 800 हमने पेमेंट किया 3,000 में, तो प्रिंसिपल के लिए कितना दिया? 2200। 6664 कैसे? 3,000 इंस्टॉलमेंट है, उसमें से 800 इंटरेस्ट है, 2,200 डायरेक्टली। सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पेमेंट कितना किया? 4,000, बट इंटरेस्ट सर बाकी होगा 4464 प्लस 2200 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12 कितना? 1143, और 4,000 में 1143 हमने दिया तो बचा कितना? 2857। सो इंटरेस्ट हो गया सर 2424, जितना भी बोलो कितना आ रहा है? हाँ 2479, और ये टोटल कितना आ रहा है? 9521। दैट मीन्स इंटरेस्ट निकल गया, कैश प्राइस निकल गया, और उन्होंने क्या क्या पूछा था? कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। तो ये है अपना इंटरेस्ट और ये है सीपी। हाँ वेरी गुड। सीपी में सर डाउन पेमेंट भी आएगा, तो ये सीपी नहीं हुआ, ये हुआ प्रिंसिपल। एड यहीं पर लिख देते हैं अपने हम, एड डाउन पेमेंट दिया हुआ है। सो डीपी, डीपी इज गिवन 3,000, सो डीपी 3,000 12,521 would be my cash price. Good.
तो अगर अभी हम निकालते हैं 12521 बिगनिंग से -3000 बचता कितना 9521, 9521 का 12%, एक्चुअली इट वुड हैव कम 1143। फिर जो बचता उसके ऊपर 12% वुड हैव कम 800 और जो बचता उसके ऊपर आता 536। हमने क्या किया ना, बैक कैलकुलेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपी 60,000 and balance in 4 annual installments respectively are: first year 55,000, second year 50,000, third year 45,000 and fourth year 40,000, comprising equal amount of cash price, comprising equal amount of cash price in each installment. ठीक है, कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस किसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में कैश प्राइस सेम है। कंप्यूट सीपी, कंप्यूट इंटरेस्ट। मे बी maybe तुलक। तो यहां पर लिखा हुआ था इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, दैट मीन्स हर इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस सेम है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग भी इन प्रपोर्शन ऑफ कैश प्राइस। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम 4 कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग थे, दैट मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 4 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो हम यहां पर ऐसा कर लेते हैं, एज्यूमिंग cash price is equal to x and interest is equal to y। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में या हम बोले लास्ट इंस्टॉलमेंट में अगर सिर्फ एक ही बाकी होता और कैश प्राइस सेम होता तो बोल सकते हैं x प्लस आई इज इक्वल टू 40,000, और 2 बाकी होंगे तो x प्लस 2i इज इक्वल टू 45,000, then x plus 3i is equal to 50,000 and x plus 4i is equal to 55,000. So any 2 equations solve कर लो and x बताओ and i बताओ। x is coming 35,000 और i 5,000, that means total i हो जाएगा ऐसा, that means total interest is equal to, सर y मतलब अपने y लिए थे तो इसको i कर देते हैं, तो i इज इक्वल टू 5,000, तो टोटल i हो गया 10i, 5,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 50,000 एंड कैश प्राइस इज इक्वल टू 35,000 इंटू 4 प्लस डीपी 60,000 कितना 2 लाख। सो इंटरेस्ट निकल गया एंड कैश प्राइस निकल गया। डाउन पेमेंट 15,000,
इंस्टॉलमेंट्स 15,000 per annum. Period 3 years. Interest at the rate of 5% per annum. Present value table shows present value of rupees 1 is equal to 0.9524, 0.9070, 0.8639 in year 1, year 2, year 3. कंप्यूट टोटल कैश प्राइस 1 मिनट में हो जाना चाहिए. विद इन अ मिनट यू शुड कंप्लीट. कंप्यूट कैश प्राइस. फोर्टी सेकेंड बाकी है. थर्टी सेकेंड. बोलो. 20 सेकेंड. 40 मुझे पता नहीं. 55848 55850 और कुछ. 5850 अमेंडमेंट. दिस इज वेरी सिंपल. 15,000 डाउन पेमेंट प्लस सर प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है तो अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 15,000 इंटू 0.9524 प्लस 0.9070 प्लस 8639 इज इक्वल टू कितना. 55850. हाँ ठीक है. 85 चले. समझ में आया ना क्या क्या हमने. सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया. दैट प्रेजेंट वैल्यू बिकम कैश प्राइस. अब मुझे डिटेल में बताना नहीं है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो ओवर हो गया अपना. ना अब तुम लोग को होमवर्क दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब हो गया होगा तुम लोग का. सब हो गया होगा. हो गया था. और जिनका नहीं हुआ अब हो जाएगा. जिनका नहीं हुआ अब हो जाएगा. तो हायर परचेज एकदम इजी चैप्टर. ऐसे हर चैप्टर इजी है. और इजी क्यों है? क्योंकि यहां पर तुम्हारा डेटस मेथड और स्टॉक एंड डेटस मेथड कवर नहीं है. सॉरी, उससे पहले वाले ईयर में भी नहीं थे. उससे पहले वाले ईयर में भी नहीं थे. क्यों? ना फाइनल में नहीं. प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टडी मेट में मेथड फॉलो कर रहे थे दैट वाज रॉन्ग. जैसे हम AS90 तुम्हारा अभी हुआ नहीं है. लीज अकाउंटिंग में हम निकालते थे ना, वैसे यहाँ निकलेगा. बट इनका कैलकुलेशन वो बिफोर AS19 से पहले वाला ही चले आ रहा है. दैट मीन दिस वुड अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ AS19.
एग्जाम में नहीं आएगा, डेटर्स मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इन्होंने विड्रॉ करके रखा है, जब तक वो सॉल्यूशन नहीं दे रहे तब तक विड्रॉ, जब वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे वो दे देंगे। देख लिया ना, नहीं उठा भाई, तो यार क्या करते हैं ये। इनडायरेक्ट टैक्स 40% कर दिया नहीं, ITSM भी 60-40 कर दिया, IT 60 SM 40। कॉस्टिंग 100 मार्क्स, FM के साथ वो क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट अभी तक हाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट 40 मार्क्स वही। FM सेकंड ग्रुप में चला गया, कॉस्टिंग 100 मार्क्स। अभी तक नहीं ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है, मई 2016 हो सकता है, दोनों रहेगा, ओल्ड भी रहेगा नया भी रहेगा, ओल्ड भी रहेगा नया भी रहेगा। ओल्ड में रजिस्टर किया होगा, इफेक्टिवली नवंबर 2016 ही होगा, जो कि ओल्ड में रजिस्टर कर चुका होगा तो यही वाला देगा। चेंजेस क्या है, एक एक्स्ट्रा है बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट्स ऑल। IAS इसकिया अरे IT को इसका फाइनल में IT इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट क्या है सर, बढ़ा दिया जरूर नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट ऐड कर दिया, बिजनेस इन्वायरमेंट ऐड कर दिया। हाँ CPT में मैथ्स है ना, हटाया क्या? मैथ्स पे MCQ कहां लिखा है अभी? 1 पेपर MCQ बोला, 2 पेपर, ईच ग्रुप हैज 1 MCQ पेपर, बट बताएंगे कौन सा MCQ लिखा है उसमें? हाँ, PDF में लिखा है MCQ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेपर 2 एंड 4 तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। कहां लिखा है ऐसा? तो तुम बोल रहे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स है पेपर 2 एंड 4, बट यहां एक स्टार मार्क नीचे लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 1 और मोर मार्क्स, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्टिव हुआ कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है ना। वही एग्जाम देने के बाद पता लग गया। तो CPT का कोर्स बढ़ा दिया और फैकल्टी लाओ। फीस का टेंशन नहीं है, टेंशन है फैकल्टी का, जितने ज्यादा फैकल्टी उतना ज्यादा प्रॉब्लम। उसका बोलना है कि अभी पहले
कुछ पेपर्स तो क्यों 12th में इंग्लिश नहीं है क्या? ऐसा कोई बात नहीं, जो पहले आए हो तो अभी भी आएंगे, जो नहीं आने में तो बोलेंगे अपने हम पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ, सब्जेक्टिव होने से थोड़ा सा अच्छा है, अकाउंटिंग में थोड़ा अच्छा होगा ना, बच्चे कम फेल होंगे। सब्जेक्टिव में स्टेट मार्किंग तो मिलेगा ना, स्टेट मार्किंग तो मिलेगा। तो आईसीआई कोर्स बढ़ाते रहता है डे बाय डे। हाँ, कोर्स मॉड्यूल कंपनी सेक्रेटरी का अच्छा है। उनका क्या फाइनल में ना ग्रुप दो पेपर का, दो पेपर पढ़ो आराम से, एक एक ग्रुप पास करो, इतना टेंशन भी नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी मतलब उनका एक ग्रुप 2 पेपर्स का, 8 पेपर्स। तुम चाहो तो 2 ग्रुप एक साथ दे दो, चारों ग्रुप भी एक साथ दे दो। CS 2 पेपर्स ईच ग्रुप। तुम लोग सब कंपनी सेक्रेटरी में एडमिशन ले लो, मेरा बात मानो। चार्टेड नहीं भी होना एट दी एंड तो कंपनी सेक्रेटरी हो जाएगा। नहीं उतना रट लो गया, रटना कौन है, वो समझ के तो लिखना ही है, थोड़ा वो तो समझना पड़ेगा, थोड़ा लॉ पढ़ना। बट क्या एग्जाम आएगा 1 महीना पहले रट लेना, और क्या 2 महीना। हाँ इसलिए तो बोल रहा हूं ना, बाई चांस यहां पर नहीं हो ना तो वो एक ऑप्शन हो जाएगा साथ साथ। यू आर नॉट गेटिंग, यहां मई में एग्जाम होगा और जून में एग्जाम होगा, तो मई से जून 1 महीना पढ़ लेना। मई में तो पढ़ा भी होगा, क्या पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, लॉ तो पढ़ना पड़ेगा, दैट्स ऑल। 2 पेपर दे के सपोज चार सुनो तो मेरी बात, 4 अटेम्प्ट में सीए नहीं हुआ बट 4 अटेम्प्ट में सीएस हो जाएगा। बोलना तो किसी को बताना मत कि मैं सीए भी कर रहा था। तो सीए होगा नहीं बट सीएस हो जाएगा। हाँ, इंटर में भी वही कितने 4-8 पेपर है, उसमें 4 पेपर तो लॉ के है खाली, रट्टा वाला। एग्जीक्यूटिव लेवल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर देते हैं, हायर परचेस का रीपोजीशन। तो अपना कल बात हो चुका था कि अगर एक भी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करे, कौन, हायर परचेजर, तो हायर वेंडर हैज राइट टू रीपोजेस द गुड्स, वो वापस ला सकता है अपने पास। तो वो जब वापस लाएगा ना तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीड वैल्यू होगा कि कौन सा वैल्यू पे आएगा। तो अगेन हमारे पास 2 बुक्स ऑफ अकाउंट है, हायर वेंडर बुक्स एंड हायर परचेजर। एक्चुअली हायर वेंडर बुक्स में था क्या बिफोर रिपोजिशन, सॉरी सर, बिफोर रिपोजिशन सेल्स हो गया, खत्म हो गया, वो तो ट्रांसफर हो गया, बचा हुआ क्या है, रिसीवेबल। कौन सर, हायर परचेजर से अमाउंट रिसीवेबल, बैलेंस रिसीवेबल। दैट मीन्स हम क्या करेंगे ना, बिफोर रिपोजिशन
और ड्यू एंट्री शैल बी पास्ड। तुम्हें क्या करना है, जब रीपोजिशन होना, वो दे या ना दे, बट रीपोजिशन तक सारा ड्यू एंट्री, लाइक इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री हम पास करेंगे, इंस्टॉलमेंट का अगर हम इंस्टॉलमेंट वाइज ड्यू एंट्री पास करें तो पास करेंगे। दैट मीन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज व्हाट हायर परचेजर अकाउंट एज रिसीवेबल। तो रीपोजिशन को सेपरेट रखते हुए जितना ड्यू एंट्री होगा सब पास कर देना। तो फाइनली क्या आएगा सर, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हायर परचेजर। उसके बदले में हायर परचेजर दे क्या रहा है, हायर परचेजर बोला ले जाओ एसेट्स, ले जाओ। इसका एसेट्स तो है नहीं, किसका, हायर वेंडर का, लीगल ओनर वही है, बट उसको एसेट की तरह यूज नहीं करना है, तो वो ना एसेट नहीं बोलेगा, उसको क्या बोलेगा, वो बोलेगा गुड्स रिपोजेस अकाउंट डेबिटेड। आया गुड्स कितना सर, एवी। एवी क्या, एग्रीड वैल्यू। ये बोल रहा मैं, तुम वापस कर रहे हो तो क्या हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा थोड़ी, तुम एसेट्स को पूरा खराब खराब कर दिए, स्क्रैप वैल्यू में मेरे को बोल रहे एसेट ले जाओ, तो तुम्हारा बुक वैल्यू नहीं, हायर वेंडर का एग्रीड बोल, या बोथ एग्रीड कि किस प्राइस पे वो वापस करना चाहते हैं। तो गुड्स रिपोर्ट अकाउंट डेबिटेड एग्रीड वैल्यू टू हायर वेंडर अकाउंट। दैट मीन्स अभी हाँ, हायर परचेजर अकाउंट, मैं चेक करते रहता हूँ ना मैसेज, हायर परचेजर अकाउंट। तो इससे क्या होगा सर, ये वाला वैल्यू ना यहां से माइनस हो जाएगा जितना रिसीवेबल करना है। तो अभी भी गुड्स रिपोजिट करने के बाद भी ना हायर परचेजर को हो सकता है देना पड़े, तो रिसीवेबल माइनस एग्रीड वैल्यू, अभी भी आउटस्टैंडिंग बचा, वो कहीं जा नहीं सकता। कौन, वो ये नहीं बोल सकता कि ओके गुड्स तो तुम ले गए, अब अकाउंट सेटल कर लो, ऐसा नहीं है। वो गुड्स का जो एग्रीड वैल्यू होगा वही सेटल होगा, बाकी उसको देना पड़ेगा। हाँ बट ये दोनों एग्री कर जाओ कि तुम मत देना तो अलग बात है। समझ लो बात। तो सर होगा क्या, सर होगा क्या, किसके बुक्स में, हम लोग किसके बुक्स में अभी, हायर वेंडर के बुक्स में। अब देखो हायर वेंडर के बुक्स में ना दो अकाउंट है, एक है हायर परचेजर अकाउंट, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन बिफोर रिपोजिशन जो भी था, और ड्यू एंट्री जो भी सिर्फ अपने पास कर लेंगे बिफोर रिपोजिशन। सर सपोज इंटरेस्ट का एंट्री भी पास कर लेते हैं, हाँ कर लिया। अब वो बोल रहा क्या, ले जाओ क्या, गुड्स रिपोजिट अकाउंट, कितना में, एग्रीड वैल्यू, बचेगा क्या, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। या तो ये दे देगा, मतलब ये बाय कैश और बैंक, या तो दे देगा, बैलेंस रिसीव, नहीं रिसीव हुआ तो बाय बैलेंस कैरिड। अब क्या होगा सर, गुड्स रिपोजिट अकाउंट आ जाएगा। तो अपना एंट्री क्या हुआ, गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर अकाउंट, कौन सा वैल्यू, एग्रीड वैल्यू।
अब दो तीन केसेस हो तो बहुत कुछ सकता है अकाउंटिंग में। सपोज ऐसा हुआ सर, एग्रीड वैल्यू में हमने लिया, बुक्स क्लोज किया, बैलेंस कैरीड डाउन, एनआरवी, मतलब वो बोल रहा है एग्रीड वैल्यू 10,000 रुपया, बट हमने देखा कि जब हम एग्री करके लाए, गुड्स लेके आए, देखिए 10,000 क्या, कोई उसका 3,000 नहीं देगा। हमने एग्री किया था 10, बट एक्चुअली वैल्यू कितना, लेस देन एग्रीड वैल्यू। तो क्या हो गया सर, साथ साथ क्या हो गया सर, लॉस ऑन रीपोजिशन। या तुम बोलो सर इसका बैलेंसिंग फिर कहां चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। हो सकता है, बट सर अब 10 में ला 50 हो जाए तो फिर अपना कॉन्सेप्ट है ना एक, वेरी गुड स्टूडेंट्स। लॉस होने वाला है तो दिखा दो, प्रॉफिट होने वाला है तो मत दिखाओ। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट होने वाला होगा तो हम 10 में ही दिखाएंगे एग्रीड वैल्यू, 10 का 50 हो जाएगा तो 10 में ही दिखाएंगे, विच एवर इज लोअर, हेल्ड फॉर सेल इज विच एवर इज लोअर। बट 10 का 3 हो जाए, लॉस दिखाएंगे सर। फिर ये क्या होगा ना, नेक्स्ट पीरियड में अगर सेल नहीं हुआ तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक, तो गुड्स रिपोज टू बैंक, क्यों, गुड्स रिपोज टू बैंक, सेल होगा तो बैंक बाय बैंक होता। वेरी गुड सर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेगा, अभी बेचेगा कैसे जब तक रिपेयर मेंटेनेंस नहीं करेगा, डेंटिंग पेंटिंग बिकेगा कैसे फिर, तो उसको ठीक करना पड़ेगा, पॉलिश लिस्ट करके वापस एक बकरा ढूंढना पड़ेगा उसे बेचने के लिए। तो सर एक्सपेंसेस है, सो दिस इज टू बैंक इज फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिपर्स गुड्स। एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ वो बाद में लेगा, कोई बात नहीं, बट एडवर्टाइजमेंट पेपर में देगा तो पैसा तो लगेगा ना। ओएलएक्स में पेड करेगा तो एड, पेड एड भी तो होता होगा ना, नहीं सारे फ्री है, सारे फ्री है, पेड एड नहीं है कुछ भी, होगा होगा। हाँ होता होगा, वहां भी होता होगा, तुम लोग अलग बात, तुम लोग ने कभी ट्राई नहीं किया होगा। हाँ सब जगह तो फ्री भी होता है और पेड ऑप्शन भी होता है। अच्छा छोड़ो ना, अच्छा छोड़ो, अब क्या आएगा सर, बाय बैंक। अरे रुक, छोड़ दो छोड़ दो, सेल हो गया, सेल प्राइस। अब सेल प्राइस अगर से इन दोनों से ज्यादा हो तो प्रॉफिट आएगा और कम हो तो लॉस आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर प्रॉफिट, और वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर लॉस। सर हायर परचेजर के बुक्स में आ जाओ। अब हायर परचेजर के बुक्स में क्या है सर, हायर वेंडर है पेएबल। सुनो तुम लोग को मैं एक को पीछे भेज दूंगा और उधर से एक को आगे बुला लेंगे, फिर ही बात करोगे। तुम लोग को मैंने कहा था ना अलग अलग बैठने के लिए, फिर तुम लोग अलग साथ क्यों बैठते हो।
तो हायर परचेजर के बुक्स में हायर वेंडर, पेबल, और क्या है सर? और क्या है? और सर एसेट ऑन हायर परचेज। ये है बुक वैल्यू, मीन्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। WDV, ओके ठीक है, तुम बोल रहे सर WD लिखिए ना, ज्यादा बेटर। अच्छा AS6 भी लिख दे। अच्छा मैं लिख दे, अच्छा ऐसे लिखते AS10 माइनस AS6, ठीक है अभी। AS10 प्लस AS16 प्लस AS11 माइनस AS28 माइनस AS6, नहीं सुनो, अब अगेन यहां पर भी ना हम लोग को ऑल एंट्री टू बी पास बिफोर रिपोजिशन, मीन्स ऑल ड्यू एंट्री नीड्स टू बी पास। तो अपने यहां पर सेम चीज लिख सकते हैं, बिफोर रिपोजिशन ऑल ड्यू एंट्री शैल बी पास। जो जो ड्यू एंट्री होने वाला चाहिए था, डेप्रिसिएशन का हो, इंटरेस्ट का हो, सारा एंट्री हम पास कर देंगे। उसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे कि एसेट है कितना और हायर वेंडर को देना है कितना। अब इसका तो गुड्स रिपोज कुछ है नहीं, इसके पास से क्या जाने वाला है? एसेट जाने वाला है। और उस एसेट को जाने के लिए हम किसको देने वाले हैं? वेंडर को। वेरी गुड सर, ये पेबल था, मतलब ये हमको पेमेंट करना था, और ये अपना एसेट था, ये इसको पेमेंट करना था, जितना पेमेंट करना था उसके बदले हम क्या दे रहे हैं? एसेट दे रहे हैं। तो अपने एंट्री बोल सकते हैं सर, एंट्री वेरी सिंपल सर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट और टू एसेट ऑन HP अकाउंट। कितना? वेरी गुड, एग्रीड वैल्यू। अब क्या हो रहा है ना, दो अकाउंट है अपने पास। दो अकाउंट कौन कौन से? वेरी गुड, तुम लोग सब जानते हो एज यूजुअल, हायर वेंडर अकाउंट एंड एसेट ऑन हायर परचेज। सर एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट में कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हम बोल रहे हैं हम इसको दे देते हैं किसे? हायर वेंडर को। किस प्राइस पे? एग्रीड वैल्यू पे। अब जरा तुम सोचो सर, ये वाला जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था ये कौन सा था? ये था बुक वैल्यू, और अभी हम दे रहे किस पे? एग्रीड वैल्यू पे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस एंड P&L होने से इधर आ जाएगा प्रॉफिट। तो एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट क्लोज। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को? ठीक है। अब हायर वेंडर में से अपने को क्या था? बैलेंस ब्रॉट डाउन, पेबल था। हम बोल रहे हैं कि हमने तुमको दे दिया क्या? एसेट दे दिया। एसेट ऑन हायर परचेज किस प्राइस पे? एग्रीड वैल्यू पे दे दिया। तो अभी प्रॉफिट और लॉस नहीं सर, या तो टू बैंक, बाकी भी देना पड़ेगा, छोड़ थोड़ी देगा। बचा हुआ सर बैलेंस, और नहीं दिया तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। हाँ एग्रीड वैल्यू मोर देन बैलेंस, तब सर हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर सकते हैं, या अगर वो पैसा देगा तो बाय बैंक। ठीक है। तो यहां पर गुड्स रिपोजिट खत्म हो जाए, चैप्टर इज ऑल्सो ओवर। 3 क्लासेस
तुम एक बताओ तो, नहीं और कहीं भी क्लासेस जाती हो क्या? कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 अभी करोगे, विद इन 10 मिनट्स कर लेना एकदम जल्दी से। जो जितना जल्दी करेगा उसे उतना जल्दी छुट्टी मिलेगा। एट, so books of X Limited, लिखा था ना बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड है हायर परचेजर, तो क्या क्या अकाउंट ओपन होगा? सॉरी, जनरेटिव होमवर्क तुम्हारा। मिल्क वैन अकाउंट, एसेट अकाउंट, एंड देना किसको है? सुपर मोटर्स को, तो सुपर मोटर्स अकाउंट। हायर वेंडर, परचेज कितना किया सर? मिल्क वैन अकाउंट डेबिटेड टू सुपर मोटर। कैश प्राइस, तीनों का मिला के कैश प्राइस कितना था? 2,25,000 फर्स्ट ईयर। सुपर मोटर क्रेडिटेड बाय मिल्क वैन 2,25,000। सर डाउन पेमेंट कर दिया बाय बैंक, सॉरी टू बैंक 15,000 each। $45,000। सर डेप्रिसिएशन आएगा फर्स्ट ईयर, बाय डेप्रिसिएशन ये बोल रहे हैं किस रेट पे? 20% डिमिनिशिंग बैलेंस, मतलब 20% कितना आ रहा है बताना? 45 फर्स्ट ईयर, 45 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000। फर्स्ट ईयर ओवर हो गया क्योंकि यहां को डिफॉल्ट हुआ नहीं है। फर्स्ट ईयर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, जो भी डिफॉल्ट हुआ है सेकंड ईयर। बट सर इसको अपने को देने का क्या है? बाय मिल्क वैन एंड बाय इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना देना है? 2,25,000 माइनस 45,000 इंटू रेट कितना? 9% इंटू 9%, 16,200। बोला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या था? Remainder in 3 equal installment. That means 2,25,000 minus 45, 1,80,000 divided by 3, 60 plus 16,200. So 2 bank
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 76,200। समझ में आया ना क्या क्या? जिनको नहीं समझ में आया वो वर्किंग नोट में लिख सकते हैं। 2,25,000 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 16,200, पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। ठीक है, हटाएं इसको। तो होपफुली तुम लोग ने इतना तो कर ही लिया होगा, नहीं? अच्छे बच्चों की तरह। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 1,20,000। अब नेक्स्ट ईयर देना कितना है? 1,20,000, तो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो बोल रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, कुड नॉट पे दी नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट में रीपोज हो गया, और वो बोला एग्री टू लीव 1 मिल्क वैन विद द परचेजर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द मिल्क टू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। एक उसने छोड़ दिया ना, हाँ 2 ले गया। एग्री टू लीव 1 मिल्क वैन विद द परचेजर, 2 ले गया, एक छोड़ दिया उसने। ठीक है सर, यहां आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1,80,000। मैंने कहा एज यूजुअल जो ड्यू एंट्री होने वाला वो सारा पास कर लो। सर इंटरेस्ट का एंट्री, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना है बताओ जरा? 10800 एज यूजुअल आएगा। फिर यहां क्या आएगा? 2 बैंक तो दिया नहीं, बट क्या दे दिया उसने? 2 मिल्क वैन दे दिया। बैंक दिया नहीं, 2 मिल्क वैन दे दिया। कौन? अली। सुनो तो बताओ मुझे, वैल्यू ऑफ एग्रीड वैल्यू ऑफ मिल्क वैन कितना? एग्रीड वैल्यू ऑफ मिल्क वैन कितना? 30% में राइट ऑफ करना है। सर वैल्यू ऑफ मिल्क वैन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मिल्क वैन वाज 75 इंटू 2 कितना? 1,50,000 लेस डेप्रीशिएशन फॉर, कब हुआ डिफॉल्ट? 2 साल के बाद, फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 30%। कौन सा मेथड? WD मेथड। तो बताना कितना आ रहा है जरा? 73,000। डेप्रीशिएशन कितना है? कितना है? कोई डाउट? नहीं। और किसी को डाउट? नहीं। तो सर मिल्क वैन 73,500, और जैसे मैंने कहा यहां सब कुछ आएगा। डेप्रीशिएशन जरा कर दो नेक्स्ट ईयर का 20%, 1,80,000 का 20%, 36,000 आ जाएगा। और वो ले गया कितना में? वेंडर का नाम क्या है? सुपर मोटर। सुपर मोटर ले गया कितना में? 73,500। और बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचेगा? और यहां भी हम निकाल सकते हैं। सर देखा जाए तो अपने बुक्स में 2 का बुक वैल्यू कितना था, मैं अलग अलग वे में कर सकता, या तो मैं बैलेंस कैरिड डाउन 1 मिल्क वैन का निकाल लूं तो बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, या मैं 2 का निकाल के कंपेयर कर लूं विद 73,500, वो भी मुझे वही देगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। 1 मिल्क वैन का पहले मुझे बताओ वैल्यू कितना होगा?
फिर यार 3 मिल्क वैन थे, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, एक मिल्क वैन का वैल्यू कितना था 60,000, उसमें से हमने 20% माइनस कर दिया, बचा कितना 48,000। तो सर बैलेंस कैरी डाउन कितना होना चाहिए था 48,000। सर डिफरेंस जो आएगा वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन रिपोजिशन। कितना आ रहा है बताओ 2 समझ में आया? अदरवाइज यू कैन से सर बुक वैल्यू ऑफ 2 मिल्क वैन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था 48 इंटू 2, ठीक है ना, 48,000 इंटू 2 होना चाहिए था 96 माइनस रिपोजिट वैल्यू दैट इज 73,500, तो लॉस हो गया 22,500। तुम्हें जैसे समझ में आया वैसे कर लो, या तो बैलेंस फिगर कर लो या वर्किंग नोट निकालो, ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, ओके। और अगर दौड़ने लग जाए तो बहुत अच्छा है। सर यहां पर यहां मिल्क वैन चला गया, वो बोल रहा है हमने सेटलमेंट कब किया, उसने 3 मंथ्स के बाद, दैट मीन सेकेंड ईयर में भी बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, 2 बैलेंस कैरिड डाउन कितना कितना 57,300। नेक्स्ट ईयर तुम लोग क्या करो, तुम लोग कौन बोला कि वहां करने के लिए, वर्किंग अलग से किया नहीं तो थर्ड ईयर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 57,300। वो बोल रहा है एक मैंने छोड़ दिया, मेरे को 57,300 का वैल्यू दे दो, ठीक है। तो पेमेंट कब हुआ 3 मंथ्स के बाद, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बोलो 9%, 57,300 का 9% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 1289, तो ये दोनों मिला के 2 बैंक पेमेंट हो गया। इज इक्वल टू 58,589, ठीक है, समझ में आ गया सारा होमवर्क, थैंक यू। कल करके ले आना, कल है ना अपना, कल ही है ना, तो कल तुम लोग करके सारा ले आना। कल हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे, वो है अकाउंट करेंट।